बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस्टर वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैपेसिटर या कंडेंसर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है कि जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। या हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये दो एमसीक्यूज प्रीवियस टेस्ट में आ भी चुके हैं। कैपेसिटर कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, और किस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है कौन से मेथड के ज़रिए करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ये समझा चुका हूँ। अब जब भी हम बैटरी को कैपेसिटर की प्लेट से क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है फ्रॉम वन प्लेट एंड ट्रांसफ़र टू अदर प्लेट्स। अब जो कैपेसिटर होता है कंटिन्यू चार्जिंग करता रहता है जब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि जो कैपेसिटर पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन किसी एक प्लेट्स को अगर हम लेते हैं तो या दूसरी प्लेट्स को लेते हैं तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब जो चार्ज स्टोर होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अब प्रोपोर्शनल साइन जैसे हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, Q बटा V। और यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें कैपेसिटेंस का तो यूनिट क्या आएगा, उसको हम फेराड भी कह सकते हैं या हम क्या कहते हैं, कूलम पर वोल्ट। अब अगर हम स्लोप की बात करें, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ग्राफ की बात करें तो इसके दरमियान जो ग्राफ बनता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, Q बटा V। आपको पता है Q बटा V क्या है, C है कैपेसिटेंस। अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ की बात करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एरिया अंडर द ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वो क्या बनेगी, 1/2 QV। अब अगर हम डीसी बिहेवियर की बात करें तो डीसी बिहेवियर में अब कैपेसिटर क्या होता है, आपको पता है डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। जब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होगी तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होगा, फिर इन्फिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम कैपेसिटर की इंडक्टेंस की बात करें वो आपको पता है कि 1/2 पाई FC की इक्वल होती है। तो अगर F ज़ीरो है तो कैपेसिटर की इंडक्टेंस क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये कैपेसिटर की इंडक्टेंस क्या होती है कि करंट को फ्लो में जो अपोजिशन होती है वो इसी इंडक्टेंस की वजह से होती है। अब जब इंडक्टेंस इन्फिनिटी हो गई, मतलब अपोजिशन ज़्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई, इन्फिनिटी हो गई, तो करंट क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर होता है डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देता, क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आइडियल डीसी होता है, आइडियल डीसी जो होता है, जो कैपेसिटर होता है आइडियल डीसी को फ्लो नहीं करने देता। अब मैंने अभी बताया कि आइडियल डीसी को फ्लो क्यों नहीं करने देता, क्योंकि उसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़ीरो। अब जो आइडियल डीसी होता है वो कैपेसिटर के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जो पर्सिंग डीसी होता है वो क्या करता है, कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ या डिके हो रही है, डिके हो रहा है चार्ज, तो फिर जो डीसी होता है कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर सकता है। वैसे किसी सिचुएशन में आइडियल डीसी फ्लो नहीं कर सकता। अगर हम एसी की बात करें तो आपको पता है कि एसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो की इक्वल तो नहीं होती। अगर फ्रिक्वेंसी ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड है वो भी इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होगा। जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होगा तो मैंने अभी बताया कि जो कैपेसिटर की इंडक्टेंस होती है वो 1/2 पाई क्या होती है, FC की इक्वल होती है। तो जब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो नहीं है तो कैपेसिटर की इंडक्टेंस भी इन्फिनिटी नहीं है। तो जब अपोजिशन मैक्सिमम नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, तो करंट भी क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब है करंट अगर ज़ीरो नहीं होगा तो AC जो होता है
एसी करंट जो होता है वो कैपेसिटर में क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, लेकिन डीसी फ्लो नहीं करता। अब अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या होती है, डी होती है। अब यहाँ पे ए क्या है, प्लेट्स का एरिया है, और डी क्या है, दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं दो प्लेट्स के दरमियान तो जो कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कैसे इंक्रीज हो जाती है, फर्स्ट करें कि ये हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है दो प्लेट्स के दरमियान, उन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रही है, कैपेसिटर की राइट साइड पे जा रही है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड पे। जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज होगा तो आपको पता है कि जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है, V ओवर डी। तो जब E डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से V भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब V डिक्रीज होगा तो आप जानते हैं C होता है Q ओवर V। तो जब V डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक की सूरत में जो कैपेसिटेंस होती है मीडियम की सूरत में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो मीडियम की जो कैपेसिटेंस होती है हमेशा क्या होती है, वैक्यूम की कैपेसिटेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैपेसिटेंस होती है किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंडेंस इसकी किस पे है कैपेसिटेंस की। तो यहाँ से देख लें, सबसे पहले कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कि एरिया पे डिपेंड कर रही है, एरिया की क्या बन रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रही है। या हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस क्या हो रही है, सेपरेशन की क्या बन रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रही है। या कैपेसिटेंस मीडियम की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मीडियम डिपेंड करता है कौन सा है। अगर हम क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करें तो वहाँ से जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कैपेसिटेंस ऑफ ए मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ ए वैक्यूम। यह हमने प्रीवियस पढ़ा था, आपको मैंने फोर्स के लेक्चर में समझाया था कूलर लॉ में। तो वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि वैक्यूम और फोर्स की वैक्यूम और मीडियम के लिहाज से जो रेशियो होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर ही कहते हैं। अगर हम यहाँ से डिपेंडेंस की बात करें कि जो ये हम एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिपेंडेंस की बात करें तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम डिपेंड करता है कि मीडियम की कौन सी नेचर है। अब याद रखना कि जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है या 1 के क्या होती है। और इसका जो यूनिट होता है कोई भी यूनिट इसका नहीं होता, क्योंकि ये कैपेसिटेंस या हम कह सकते हैं फोर्स की क्या होती है, रेशियो होती है। अगर यूनिट नहीं है तो इसका मतलब है उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, नो डायमेंशन। अब अगर हम सीरीज़ और पैरेलल में डिफरेंस देखें तो अब देखें ये सीरीज़ में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2 और C3, और ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं C1, C2 और C3। अब इसमें अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला देखें तो रेसिप्रोकल में आ रही है, और इसमें क्या आ रही है, सिंपल ऐड, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी इक्वल आ रही है, C1 + C2 + C3। और सीरीज़ की अगर बात करें तो सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल इस तरह पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर कैपेसिटर नंबर ऑफ कैपेसिटर n हो, इस तरह ये 3 है, अगर ज़्यादा हो n हो तो फिर उसके लिए कैपेसिटर का फार्मूला निकालने के लिए क्या है, इक्वल कैपेसिटर का C/n। इस तरह नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर n हो, पैरेलल के लिए क्या निकालने का तरीका है, C की इक्वल। ये मैंने P और S सिंबल ज़ाहिर किया है, S सीरीज़ को शो कर रहा है और P किसको शो कर रहा है, पैरेलल को शो करा रहा है। और बिल्कुल इस तरह जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ में होती है, जो टोटल कैपेसिटेंस होती है तो वो कम होती है, कम से कम कैपेसिटेंस से भी क्या होती है, कम होती है। और बिल्कुल इस तरह पैरेलल की बात करें तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होती है वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस से भी क्या होती है,
ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जिस तरह 3 कैपेसिटर दिए गए हैं तो उनकी जितनी कैपेसिटेंस होगी, जिसकी ज़्यादा होगी तो उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। और इस तरह सीरीज़ की बात करते हैं तो कोई भी 3 कैपेसिटर दिए गए हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस कम से कम कैपेसिटेंस जिस कैपेसिटर की होगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर उस कम से कम कैपेसिटेंस से भी क्या होगी, कम होगी। तो फिर अगर हम इसको कंबाइन करें इन दोनों को सीरीज़ में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल में, तो इसकी जो रेशो बनती है, अगर रेशो निकालें हम, वो बनती है, अगर आप इस 1 और 2 को सॉल्व करें तो आंसर आता है n का स्क्वायर। कैपेसिटेंस जो पैरेलल में है और सीरीज़ में है उसकी क्या रेशो निकालें तो क्या आता है, यहाँ से n का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस अगर हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर एमसीक्यू आ सकता है कि फिर हमने कैपेसिटर को किस तरीके से जोड़ें कि कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाए। तो अगर हम सीरीज़ तरीके से जोड़ें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम उसको पैरेलल तरीके से जोड़ें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर हम सीरीज़ में चार्ज की बात करते थे, क्योंकि सेम होता है तो चार्जेस अगर सेम है तो Q1 और Q2 की रेशो क्या होगी, 1 होगी। इस तरह पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है तो वोल्टेज, दोनों वोल्टेज की रेशो भी क्या होगी, 1 की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है। इस तरह अगर हम बात करें Q इज इक्वल टू CV रिलेशन से, तो पैरेलल में देखें अगर बात करते हैं तो अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि Q C के क्या बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, और V C के क्या बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम रेशो निकालें तो V1 और V2 इज इक्वल टू C2 और C2। अब देखिए V1 क्या है, कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए V1 के प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, C2 आ रहा है, और V2 के प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, C1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज कैपेसिटेंस की क्या है, डायरेक्टली है, तो Q1 C1 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, Q2 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, C2 के आ जाएगा। इस तरह अगर हम बात करते हैं सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइडर रूल की, कि कोई भी 2 कैपेसिटर अगर सीरीज़ में जोड़े गए हैं तो हर कैपेसिटर के तरफ अगर हमने वोल्टेज मालूम करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर हमने C1 के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना है तो V1 इज इक्वल टू C2V C1 प्लस C2, और V2 इज इक्वल टू C1V ओवर C1 प्लस C2। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम C2 के क्रॉस वोल्टेज जो मालूम करेंगे वो V1 होगा, और C1 के क्रॉस जो वोल्टेज मालूम कर रहे हैं वो कौन सा होगा, V2 होगा। तो ये हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे, V भी हमारे पास गिवन होगा और कैपेसिटेंस भी गिवन होगी, तो वहाँ से हम उनके तरफ क्या मालूम कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल इस तरह पैरेलल में क्योंकि चार्ज मुख्तलिफ होता है तो इसलिए हम चार्ज डिवाइडर रूल की बात करते हैं। तो देखिए ये मैंने फिगर बनाई है, तो ये पैरेलल में बनाई है, तो हर कैपेसिटर के तरफ हमने क्या मालूम करेंगे, अगर चार्ज मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसका भी इसी तरह फार्मूला है, Q1 इज इक्वल टू C1Q ओवर C1 प्लस C2, और Q2 को क्या आ जाएगा, C2Q ओवर C1 प्लस C2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इधर अगर C1 के क्रॉस चार्ज मूव करने जा रहे हैं तो C1 Q1 ही आएगा, लेकिन इधर देखें C1 के क्रॉस वोल्टेज मूव करने जा रहे हैं तो V2 आएगा। ये ट्रिक है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल की और चार्ज डिवाइडर रूल की, ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे जब प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अब अगर हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात करते हैं तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो चार्ज होता है कैपेसिटर की प्लेट्स पे वो पोजेस करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना आपने। उसकी वजह यह है कि जब भी हम चार्ज को क्या करते हैं, बैटरी क्या करती है, जब चार्ज को प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करती है तो एक जब चार्ज को डिपॉजिट कर लेती है, जब दूसरे चार्ज को प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट कर रही होती है या तीसरे को कर रही होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। बहरहाल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके होती है, 1/2 QV के इक्वल। ये पोटेंशियल एनर्जी को हम U से भी ज़ाहिर करते हैं। आपको पता है कि जो Q होता है वो CV के इक्वल होता है। अब अगर यहाँ पे हम Q की जगह क्या पुट करें, CV पुट करें तो हमारे पास दूसरी रिलेशन आ जाती है 1/2 CV का स्क्वायर। अगर उसी रिलेशन में जहाँ पे हमने Q की जगह CV पुट किया है, अगर हम V की जगह क्या पुट कर दें, Q/C पुट कर दें, V की जगह Q/C पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाती है, Q का स्क्वायर ओवर 2C। ये तीन रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एंगल से वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस तरह कि जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है
वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिटवीन द प्लेट्स, बजाय कि हम कह सकते हैं ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी के बजाय किस में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। तो बिल्कुल इस तरह जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई का स्क्वायर, ये AD वॉल्यूम है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ से हम एनर्जी डेंसिटी निकालें तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करें तो वॉल्यूम इस एनर्जी से क्या हो जाएगा, एनर्जी के वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इन मल्टीप्लाई ई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।